त्राओरे की चावल क्रांति ने पूरे क्षेत्र को चौंका दिया। बुर्किना फासो में जो उन्होंने बनाया वह सब कुछ बदल देता है। सालों तक बुर्किना फासो एक ऐसी चुपचाप चल रही संकट से जूझता रहा जो कभी सुर्खियों में नहीं आया। यह न तो कोई युद्ध था, न ही कोई राजनीतिक घोटाला। यह था चावल। वही चावल जो लाखों बुर्किनाबे परिवारों का मुख्य भोजन था। वह अधिकतर देश के बाहर से आता था। भूमि थी, श्रमिक थे, चावल उगाने की परंपरा भी थी। फिर भी देश अपनी जरूरत का आधे से अधिक चावल आयात करता था। हर साल करीब 6-5 लाख टन चावल की जरूरत होती थी, लेकिन सिर्फ 3 लाख टन ही देश में उगाया जाता था। बाकी एशिया से, विदेशी गोदामों से, दूर दराज के बंदरगाहों से और उन आपूर्ति श्रृंखलाओं से आता था जो वैश्विक मूल्य झटकों के लिए बेहद संवेदनशील थीं। जब उन वैश्विक कीमतों में वृद्धि होती थी तो यह सिर्फ एक समाचार नहीं होता, यह बाजार में एक मां के लिए बढ़ा हुआ खर्च होता था। यह एक किसान की निराशा होती थी जो घाटे में बेच रहा था, जबकि दुकानों की शेल्फ पर विदेशी चावल चमचमा रहे थे। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां एक देश जिसकी जमीन उपजाऊ थी, खाने के लिए दूसरों पर निर्भर था। सिर्फ उत्पादन ही समस्या नहीं थी, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग की भी भारी कमी थी। किसान चावल उगा भी लें तो सफाई, छंटाई और पैकिंग की समुचित व्यवस्था नहीं थी, जिससे वह विदेशी चावल से प्रतिस्पर्धा कर सके। विदेशी चावल पैक होकर आता था, साफ सुथरा, एक जैसा, पकाने में आसान। स्थानीय चावल देखने में कम आकर्षक लगता था, भले ही वह स्वास्थ्यवर्धक हो। यह पसंद की बात नहीं थी, यह शक्ति की बात थी, क्योंकि जो आपके भोजन पर नियंत्रण रखता है वही आपके भविष्य पर भी नियंत्रण रखता है। स्थानीय चावल समितियां इस संकट के बारे में चेतावनी देती रहीं। कृषि विशेषज्ञ संभावनाएं दिखाते रहे, लेकिन छोटे छोटे कारखाने धीमी रफ्तार से चलते रहे और कभी भी बड़े स्तर पर निवेश नहीं हुआ। कोई ठोस योजना नहीं बनी, न ही कोई राष्ट्रीय दिशा। फिर आया बदलाव। कैप्टन इब्राहिम त्राओरे के नेतृत्व में सरकार ने इस संकट को सीधे ललकारा, न विदेशी सहायता से, न भीख मांगकर, बल्कि एक ऐसी रणनीति से जो चावल के क्षेत्र का पूर्ण औद्योगिकीकरण कर सके। आधुनिक तकनीक, राष्ट्रीय संसाधन और स्थानीय मजदूर, यही उनके हथियार थे। सबसे पहले समस्या की पूरी गंभीरता को समझा गया। 3-5 लाख टन की कमी, दर्जनों पुराने मिल और सैकड़ों किसान जो राष्ट्रीय बाजार से कटे हुए थे। यह सिर्फ खाद्य संकट नहीं था, यह संप्रभुता पर खतरा था। बुर्किना फासो सालों से पुराने उपकरणों, सीमित फंडिंग और एक ऐसी व्यवस्था से जूझ रहा था जो उत्पादकों की जगह आयातकों को फायदा पहुंचाती थी। इसका सामाजिक और आर्थिक असर गहरा था। युवा खेतों से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। महिलाएं दिन भर मेहनत कर रही थीं, लेकिन उन्हें उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा था। और हर साल जैसे ही वैश्विक खाद्य मूल्य बढ़ते, सबसे पहले गरीब परिवार उसकी मार झेलते। अफ्रीका के कई देशों की यही हालत थी। उपजाऊ मिट्टी लेकिन कम आमदनी, मेहनतकश हाथ लेकिन कमजोर ढांचा। फर्क इस बात का था कि इस बार इसे नजरअंदाज नहीं किया गया। अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। न विदेशी सलाहकार लिखने वाले थे, न कोई दाता एजेंसियां। इसे बुर्किनाबे जनता खुद लिख रही थी। और सवाल यह था, अगर हम चावल उगा सकते हैं तो हम इसे नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नहीं हुआ, पेरिस या ब्रसेल्स में कोई घोषणा नहीं हुई। बस एक निर्णय हुआ, हम अब खाद्य सुरक्षा के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हम इसे खुद बनाएंगे। कैप्टन त्राओरे ने इसे साफ कहा, यह राष्ट्रीय सम्मान का विषय है। देश ऐसा चावल आयात कर रहा था जिसे वह खुद उगा सकता था। विदेशी ब्रांड खा रहा था जिन्हें वह खुद बना सकता था। युवा बेरोजगार बैठे थे और गांवों की नौकरियां कहीं और जा रही थीं। यह सिर्फ खाद्य संकट नहीं था, यह एक आर्थिक अवसर था जो सालों से बर्बाद हो रहा था। त्राओरे का दृष्टिकोण सीधा था, इंतजार मत करो, उधार मत लो, खुद बनाओ। उन्होंने IMF के कर्ज या विदेशी योजनाओं पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया। सारा फंड देश के अंदर से आया। सरकारी बजट, राष्ट्रीय समन्वय और खर्च का पुनर्निर्देशन। पूरा फोकस था चावल प्रसंस्करण ढांचे को अपग्रेड करना। इसके केंद्र में था ऑप्टिकल सॉर्टिंग तकनीक। 64 मेगापिक्सल सेंसर और हाई स्पीड इमेज प्रोसेसिंग से लैस ये मशीनें हर घंटे 6 टन तक चावल को छांट सकती हैं। इसमें पत्थर, टूटे दाने, रंग बदले चावल या कांच के टुकड़े तक निकाले जा सकते हैं। पहले ज्यादातर मिलों में मैनुअल या पुराने तरीके का छंटाई सिस्टम था, जिससे गुणवत्ता नहीं बन पाती थी। लेकिन अब बुर्किना फासो विदेशी चावल के बराबर या उससे बेहतर क्वालिटी तैयार कर पा रहा है। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं था, यह कार्रवाई थी। 30 नवंबर 2024 बोबो दिउलासो में राष्ट्रपति त्राओरे ने खुद 20 ऑप्टिकल सॉर्टिंग मशीनें स्थानीय समितियों को सौंपीं।
यह राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता सुधारने की शुरुआत थी। यह कोई दान नहीं था, यह बुर्किना फासो की खुद की पूंजी थी, खुद के किसानों के लिए। इसके साथ सरकार ने एक पूरी योजना शुरू की, सिंचाई, भंडारण, जमीन के बेहतर उपयोग और समुदाय आधारित प्रबंधन को लेकर। इस योजना की सबसे बड़ी ताकत यह थी, यह किसी ऊपर से थोपी गई योजना नहीं थी। मिल चलाने वालों, समितियों और गांवों के नेताओं की सलाह ली गई। संदेश था साफ, हम अपने भविष्य को आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। सरकार ने जो पैसा पहले आयात पर खर्च किया जाता था, उसे अब स्थानीय बुनियादी ढांचे में निवेश कर दिया। सहायता नहीं, स्वामित्व। अब यदि आप बुर्किना फासो के ग्रामीण इलाकों में जाएं, तो एक नया दृश्य दिखेगा। बड़े बड़े बोर्ड नहीं, विदेशी इंजीनियर नहीं, सिर्फ स्थानीय ढांचे, चमकदार टीन की छतें और मशीनों की गूंज बुर्किना फासो ने खुद बनाए। अंदर जाएं तो अंतर साफ है। आधुनिक सॉर्टिंग लाइन, पैकिंग स्टेशन, स्वच्छ भंडारण और हाँ, वही ऑप्टिकल मशीनें जो कभी बहुत उन्नत मानी जाती थीं, अब स्थानीय तकनीशियन चला रहे हैं। न किराए पर, न उधार, पूर्ण स्वामित्व। बामा, डिडुगु और बोबो दिउलासो जैसे जिलों में अब पुरानी मिलें फिर से सक्रिय हो रही हैं। किसान अब सीधे मिलों में ट्रक भरकर धान ला रहे हैं। महिलाएं पैकिंग और गुणवत्ता जांच में शामिल हो रही हैं। युवा मशीनें सीख रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह क्षेत्र 10,000 नौकरियां उत्पन्न कर सकता है। ये नौकरियां सिर्फ खेत की नहीं हैं। मशीन ऑपरेटर, टेक्नीशियन, वेयरहाउस मैनेजर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, सभी की जरूरत है। हर मिल एक छोटी स्थानीय अर्थव्यवस्था में बदल रही है, दान से नहीं, काम करने की क्षमता से। और जो सबसे खास बात है, IMF नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं, पश्चिमी सलाहकार नहीं, पूरी योजना स्थानीय संसाधनों और स्थानीय लोगों से बनी है। स्मार्ट डिजाइन, छोटे क्षेत्रीय यूनिट, किसान और मिल के बीच सीधा संबंध, कम ट्रांसपोर्ट खर्च और पैसा उसी क्षेत्र में रुकता है। अब चावल साफ सुथरे बैग में पैक होकर बाजार के लिए तैयार निकलता है। इंपोर्टेड चावल की तरह दिखता है, लेकिन स्थानीय पोषण के साथ उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ रहा है। शहरों में चावल की पैकिंग अब मायने रखती है। सुपरमार्केट में अब देसी चावल की मांग बढ़ रही है। कीमतें स्थिर हो रही हैं। पहली बार विदेशी चावल को कड़ी टक्कर मिल रही है। किसी और देश से नहीं, बल्कि बुर्किना फासो से। अब बदलाव सिर्फ नीतियों में नहीं है, हर गांव में, हर थैले में, हर खाना पकाती मां की थाली में। पहले किसान अपना चावल सस्ता बेचते थे, कच्चा और अनपैक्ड। अब वे सीधे मिल में ले जाकर उचित दाम पा रहे हैं। महिलाएं अब मिल प्रशासन, लॉजिस्टिक्स और पैकिंग की जिम्मेदारी ले रही हैं। युवाओं के लिए यह क्रांति और भी बड़ी है। पहले खेती को पिछड़ा माना जाता था, अब चावल प्रोसेसिंग को बिजनेस अवसर के रूप में देखा जा रहा है। सरकार समर्थित ट्रेनिंग सेंटर्स में युवा मशीनें चलाना, गुणवत्ता जांच और इन्वेंट्री ट्रैकिंग सीख रहे हैं। अब दुकानों में देसी चावल बिक रहा है, क्योंकि वह अब योग्य है, सिर्फ एकमात्र विकल्प नहीं। रेस्तरां, स्कूल और होटल भी अब स्थानीय चावल ले रहे हैं। अब जो भोजन थाली में है, वह देश की मिट्टी का है। हर खर्च किया गया पैसा देश में ही रह रहा है। यह कोई दया नहीं है, यह कोई निर्भरता नहीं है, यह मेहनत का फल है और गर्व की भावना। थी। पूरे अफ्रीका में अब अन्य देश यह मॉडल देख रहे हैं, क्योंकि अब बात केवल चावल की नहीं है, बात है आत्मनिर्भरता की। पश्चिमी मॉडल नहीं, उधार नहीं, अपनी जमीन, अपना पैसा, अपनी क्रांति। बुर्किना फासो ने दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने खेतों से अपना भोजन उगा सकते हैं, उसे प्रोसेस कर सकते हैं और उसके इर्द गिर्द अपनी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं, बिना किसी की इजाजत के। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।